चलो स्टार्ट करें लेक्चर, ध्यान से सुना। अब हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक नर्वस रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। अच्छा, आपने ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस पढ़ा, ऑक्सीजन और CO2। नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो होगा नर्वस रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग, मतलब हमारा नर्वस सिस्टम हमारे ब्रीदिंग को ये कंट्रोल कैसे करता है। हमारा नर्वस सिस्टम हमारे ब्रीदिंग को कंट्रोल कैसे करता है, ये वाली बात को समझेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सुनो, सबसे पहले ये वाला पार्ट, क्या है ये वाला पार्ट? ये पार्ट आपका लास्ट पार्ट है, हाइंड ब्रेन, जो पीछे का छोटा दिमाग होता है ना, वो वाला पार्ट है, हाइंड ब्रेन है ये। हाइंड ब्रेन में दो मेनली पार्ट होते हैं, एक होता है पॉन्स और एक होता है मेडुला। एक होता है पॉन्स और एक होता है मेडुला। PM याद रखो, हाइंड ब्रेन के दो पार्ट हैं, कौन से? PM, पॉन्स और मेडुला। ये वाली बात क्लियर है? ये देखो ऊपर कहीं यहां पर है पॉन्स और ये वाला पार्ट, पूरा पार्ट क्या है आपका? मेडुला। ये वाली बात समझ आई? कुछ नालायक लेट भी आते हैं। अब ध्यान से सुनना। अब पहले हम बात करेंगे मेडुला ऑब्लंगेटा की। देखो मेडुला ऑब्लंगेटा, यहां पर दो सेंटर्स हैं, DRG, VRG। मेडुला ऑब्लंगेटा में कितने सेंटर्स हैं? दो सेंटर्स हैं, DRG, VRG। डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। क्या फुल फॉर्म समझा? DRG का मतलब क्या होगा? डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, और VRG का मतलब क्या होगा? वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। ध्यान समझना, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप कौन सा काम में इन्वॉल्व होता है? इंस्पिरेशन वाले काम में, इसीलिए उसे क्या बोलोगे? इंस्पिरेटरी सेंटर। और जो VRG वो किस काम में इन्वॉल्व होता है? इंस्पिरेशन प्लस एक्सपिरेशन दोनों। तो ये दोनों का सेंटर है, ये दोनों कंट्रोल करेगा। ये सिर्फ क्या कंट्रोल करेगा? इंस्पिरेशन। ये वाली बात समझ आई? चलो ये नॉट सो इंपॉर्टेंट। अब आ जाओ यहां पर, पॉन्स में क्या है? पॉन्स में होता है न्यूमाटैक्सिक सेंटर। पॉन्स में क्या होता है? न्यूमाटैक्सिक सेंटर। न्यूमाटैक्सिक सेंटर क्या कंट्रोल करेगा? तो ये क्या करता है ना, इंस्पिरेशन को कम कम करता है कि बस कितना सांस लेगा, रुक। इंस्पिरेशन इसको कम करेगा। न्यूमाटैक्सिक सेंटर क्या करेगा? इंस्पिरेशन को कम करेगा। ये वाली बात समझ आई? एक सेंटर होता है मेडुला में, एक और एपेन्यूस्टिक सेंटर। ये न्यूमाटैक्सिक सेंटर का अपोजिट है, मतलब ये इंस्पिरेशन को बढ़ाएगा। कम कौन करेगा? न्यूमाटैक्सिक सेंटर। बढ़ाएगा कौन? एपेन्यूस्टिक सेंटर। ये वाली बात समझ आई? सिंपल ऐसे याद रखो, न्यू न्यू न्यू, नो 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 रेस्पिरेशन, नो ब्रीदिंग। न्यूमाटैक्सिक क्या बोल रहा है? नो ब्रीदिंग। तो इंस्पिरेशन को कम कर रहा है। यही होता है ना इंस्पिरेशन, ब्रीद, यही कर रहे हो ना, इसको कम कर रहा है। और एपेन्यूस्टिक उसका उल्टा, आप रेस्पिरेशन करो, आप ब्रीदिंग करो। न्यूमाटैक्सिक सेंटर नो ब्रीदिंग, और एपेन्यूस्टिक सेंटर आप ब्रीदिंग करो। तो ये इंस्पिरेशन को बढ़ाएगा और ये इंस्पिरेशन को कम करेगा। याद रहेगी ये बात? न्यूमाटैक्सिक सेंटर कहां पे मिलेगा? पॉन्स में। एपेन्यूस्टिक सेंटर कहां मिलेगा? मेडुला में। यहां तक पहुंच गए सब? ठीक है, ध्यान से समझना। अब इस बार बंद हुआ ना, बहुत मारूंगा। अब सुनो, बस अब खत्म है, ध्यान से सुनना। जब आप बहुत ज्यादा ब्रीदिंग कर लेते हो, जब आप बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन करते हो, इंस्पिरेशन मतलब जब आप सांस बहुत ज्यादा ले रहे हो, तो आपका लंग्स फैलते जाता है, बराबर है? लंग्स के दीवार में, लंग्स के वॉल में एक रिसेप्टर होता है जिसको बोलोगे स्ट्रेच रिसेप्टर। क्या बोलोगे? स्ट्रेच रिसेप्टर। कहां पर होगा? लंग्स के वॉल में। लंग्स के वॉल में कौन सा रिसेप्टर होगा? स्ट्रेच रिसेप्टर। तो वो तनेगा ना, स्ट्रेच होगा। तन रहा है, क्यों तन रहा है? क्योंकि आप बहुत ज्यादा क्या कर रहे हो? इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन क्या कर रहे हो? बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन। तो पूरा फूकते जा रहा है, तन रहा है, तन रहा है। तनने पे वो सिग्नल भेजेगा। क्या भेजेगा? सिग्नल। अच्छा, सिग्नल किसके थ्रू जाता है? नर्व के थ्रू। सिग्नल किसके थ्रू जाएगा? नर्व के थ्रू। कौन से नर्व के थ्रू जाएगा? वेगस नर्व। कौन सा नर्व? वेगस नर्व। तो जब आपका लंग्स स्ट्रेच होगा, क्यों स्ट्रेच हुआ? क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट है? अरे तो ऐसे स्ट्रेच होगा ना। अच्छा, पता किसको चलेगा? स्ट्रेच रिसेप्टर को। तो वो सिग्नल किसके थ्रू भेजेगा? वेगस नर्व के थ्रू। किसको भेजेगा? किसको भेजेगा? तो देखो, किसको भेजेगा? एक्सपीरेटरी सेंटर को, कि भैया एक्सपीरेशन करवाओ। कितना इंस्पिरेशन करवाओगे, फट जाएंगे हम। तो किसको सिग्नल भेजेगा? एक्सपीरेटरी सेंटर को। ये वाली बात समझ आई? देखो अब क्या होगा। अब अब ये क्या करेगा? एक्सपीरेटरी सेंटर इनहिबिटरी सिग्नल भेजेगा इंस्पिरेटरी सेंटर को। जो इंस्पिरेटरी सेंटर है, जो इंस्पिरेशन कर रहा है, उसको इनहिबिटरी सिग्नल भेज रहा है कि भाई कितना इंस्पिरेशन करेगा, रुक जाना। तो अब क्या होगा? यहां पे एक्स आपका जो इंस्पिरेशन है वो बंद हो जाएगा।
ये वाली बात समझ आई? देखो, देयरफॉर इंस्पिरेटरी मसल रिलैक्स एंड एक्सपिरेशन स्टार्ट, मतलब इंस्पिरेशन हो जाएगा बंद और क्या चालू हो जाएगा? एक्सपिरेशन हो जाएगा चालू। गुड, ये वाली बात समझ आई? तो आपका लंग्स यहाँ पे फटने से बच जाएगा, आपका लंग्स हो जाएगा डिफ्लेट, डिफ्लेट मतलब वापस पचक जाएगा और अब नया इंस्पिरेशन चालू होगा। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलोगे? हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स। एक बार वापस करते हैं, चलो समझ आया सबको? थोड़ा थोड़ा वापस सुनो। हमारे हाइंड ब्रेन में दो पार्ट है, एपेन्यूस्टिक सेंटर, हाँ, पॉन्स और मेडुला, वहीं से ले लो। एक है पॉन्स और एक है मेडुला। अच्छा, पॉन्स में कौन सा सेंटर है? न्यूमाटैक्सिक। और मेडुला में कौन सा है? एपेन्यूस्टिक। न्यूमाटैक्सिक सेंटर बढ़ाएगा इंस्पिरेशन की कम करेगा? कम करेगा। एपेन्यूस्टिक सेंटर बढ़ाएगा। आप इंस्पिरेशन करो, न्यू न्यू नो 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 इंस्पिरेशन। ये वाली बात समझ आई? तो मान लो कभी आप बहुत ज्यादा सांस ले लो, बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन कर रहे हो, क्या पता कोई अच्छी सी फ्रेग्रेंस आ रही होगी, समोसा छन रहा होगा कहीं पे, आपको मजा आ रहा है, आप सांस खींचते जा रहे हो तो ये पूरा फूकते जा रहा है आपका फेफड़ा। अच्छा, आपका फेफड़ा फूकेगा तो वहां पर एक रिसेप्टर होता है जिसको पता चलेगा कि ये तो औकात से ज्यादा फूक गया। कौन सा रिसेप्टर है वो? स्ट्रेच रिसेप्टर। स्ट्रेच रिसेप्टर सिग्नल भेजेगा, कौन से नर्व के थ्रू भेजेगा? वेगस नर्व। अरे किसको भेजेगा? एक्सपिरेटरी को, कि भाई एक्सपिरेशन चालू करवा दे, मर जाएंगे फटके। तो एक्सपिरेटरी सेंटर पहले किसको सिग्नल देगा? इंस्पिरेटरी को, कि क्या कर रहा है, बस करना, क्या कर रहा है? दिया इंस्पिरेटरी को, तो इंस्पिरेटरी चुपचाप क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, तो लंग्स वापस नॉर्मल हो जाएगा। ये वाली बात समझ आई? एक्सपिरेशन चालू हो गया यहाँ पे, जब इंस्पिरेशन बंद हुआ तो क्या चालू हुआ? इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन, वो बंद हुआ, लंग्स वापस पहले जैसा हो गया, और वापस क्या चालू होगा? इंस्पिरेशन। इस पूरे रिफ्लेक्स को क्या बोलोगे? हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स। क्लियर हुई ये बात? एक बार वापस करते हैं, चलो लास्ट बार। आपके हाइंड ब्रेन में दो सेंटर है। पहला सेंटर कौन सा है आपके पास? अबे इधर देखो, पहला सेंटर कौन सा है? एपेन्यूस्टिक, दूसरा न्यूमाटैक्सिक। अच्छा, न्यूमाटैक्सिक सेंटर का काम क्या है? डिक्रीज करना। एपेन्यूस्टिक सेंटर का काम क्या है? इंक्रीज करना। बराबर है? ओके। अब मान लो अगर आप बहुत ज्यादा ब्रीद इन कर रहे हो तो लंग्स बहुत ज्यादा फूक जाएगा। किसको पता चला ये बात? स्ट्रेच रिसेप्टर। उसने सिग्नल किसको भेजा? एक्सपायरेटरी को। किसके थ्रू भेजा? वेगस के थ्रू। तो एक्सपायरेटरी को जैसे ही पता चला अच्छा ये सब चल रहा है क्या, तो तुरंत किसको बोलेगा? इंस्पिरेटरी को, जिसकी वजह से फूक रहा है वो। तो इंस्पिरेटरी क्या हो जाएगा? बंद, और क्या चालू हो जाएगा? एक्सपिरेशन। एक्सपिरेशन चालू होगा तो लंग्स वापस क्या हो जाएगा? नॉर्मल। और फिर नॉर्मल हो जाए तो वापस क्या करवाओगे आप? इंस्पिरेशन। ये बात समझ आई? अच्छा, हम 1 मिनट में कितनी बार ब्रीदिंग करते हैं? ये एक हुआ। ऐसा हम 1 मिनट में कितनी बार करते हैं? 12 टाइम। कितना करते हैं? 12 बार। 1 मिनट में हम 12 बार ब्रीदिंग कर रहे हैं। क्या ये वाली बात समझ आई? अच्छा, छोटे बच्चे कितने करते हैं? छोटे बच्चे, तो छोटे बच्चे अप टू 44 टाइम करते हैं, वो ज्यादा करते हैं क्योंकि उनकी कैपेसिटी उतनी ज्यादा नहीं होती, उनको फटाफट सांस लेना पड़ता है। क्या ये वाली बात समझ आई? पढ़ लो, हो गया। और जो नालायक लेट आए वो सोचो क्या हुआ। चलो स्टार्ट करें नया टॉपिक। तो हमारे पास नया टॉपिक है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। मतलब अब हम अलग अलग हमारे लंग्स का वॉल्यूम समझेंगे और अलग अलग कैपेसिटी हम समझेंगे। आ जाओ, ध्यान से सुनना, यहीं पे समझ जाएगा। सुनो, सबसे पहला वॉल्यूम हमारे लंग्स का वो है टाइडल वॉल्यूम। अच्छा, ये 1 मार्क्स में पूछेगा या 4 मार्क्स में पूछ लेगा सीधा, ठीक है? तो ध्यान से सुनना, पहला वॉल्यूम है आपके पास टाइडल वॉल्यूम। अच्छा, टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? ध्यान से सुनना, अगर आप सांस अंदर लो, ओह मजा आ गया, क्या ये टाइडल वॉल्यूम? या आप सांस बाहर छोड़ो, आराम से छोड़ना, और जिसको जुकाम हो प्लीज मत छोड़ना, हो सकता है कुछ और बाहर आ जाए। तो आपने सांस बाहर छोड़ा, क्या है ये? टाइडल वॉल्यूम। या तो आप सांस अंदर लो या तो आप सांस बाहर छोड़ो, कुछ भी करो वो टाइडल वॉल्यूम ही है। दोनों को साथ में टाइडल वॉल्यूम नहीं बोलना है, एक को। सांस अंदर लो, ये भी टाइडल वॉल्यूम, सांस बाहर छोड़ो, ये भी टाइडल वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब कोई अमाउंट ना, तो कितना सांस आप एक बार में अंदर लेते हो? कितना लिए? 500 ml। कितना छोड़े? 500 ml। तो टाइडल वॉल्यूम क्या होगा? समझ आया? टाइडल वॉल्यूम मतलब
वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग। जितना सांस आप एक बार में अंदर लो, ये टाइडल वॉल्यूम है, या ये टाइडल वॉल्यूम है। कितना होता है ये? 500। मत छोड़ना, मत छोड़ना, म्योनिस आ जाएगा। नाउ नाउ वी हैव इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV। अच्छा, IRV क्या होता है? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है? आ जाओ, ध्यान से सुनना। मान लो आप रास्ते पे से जा रहे थे, गरम कुत्ता खा रहे थे, हॉट डॉग, हॉट डॉग, क्या कुछ भी इमेजिन नहीं करने का, ठीक, हॉट डॉग। तभी आपको ना बाजू में से समोसा छानने का स्मेल आया। अरे समोसा मतलब छान रहा है, उसका समोसे का स्मेल आया। तो आप नॉर्मली सांस लेते जा रहे थे, ला ला ला, तभी स्मेल आया, जोर से आपने खींचा। आपने पहले नॉर्मली सांस लिया ही था कि अचानक से स्मेल यहां पर आया, तो आपने तुरंत और जोर से सांस लिया। बराबर है ये? तो ये जो आपने एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सांस लिया ना अंदर, पहले नॉर्मल ले चुके थे ना, वो हटा दो, वो तो टाइडल वॉल्यूम है। ये जो आपने एक्स्ट्रा सांस लिया जोर से, ये क्या था? ये आपका इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये एक्स्ट्रा वाले को क्या बोलोगे? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। देखो, एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज इंस्पायर्ड ड्यूरिंग फोर्स ब्रीदिंग। समझा? नॉर्मली तो आपने लिया ही था, ये नहीं, ये तो टाइडल वॉल्यूम है। इसके बाद का ये क्या है आपका? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नॉर्मल के ऊपर जो आप फोर्सफुल ले लो, नॉर्मल के ऊपर जो आप जबरदस्ती फोर्सफुली ले लो, क्योंकि वो आप शायद आपको पसंद आया, तो आप इसे क्या बोलोगे? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। कितना होगा? 2000 से 3000। IRV कितना होगा? 2000 से 3000 ml। ये वाली बात समझ आई? अब बात करते हैं ERV की। ERV क्या होगा? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये क्या होगा? ध्यान से सुनना। तो मान लो आप फिर से रास्ते पे से जा रहे हो, तभी आप कचरे के डब्बे के बाजू में आए, आप सांस छोड़े ऐसे, अभी तक कोई स्मेल नहीं आया, अचानक से स्मेल आया कचरे का, तो आपने फिर से जोर से सांस छोड़ा। तो ये जो आपने नॉर्मली सांस छोड़ा ना, उसको, उसकी बात नहीं हो रही, उसको हटाओ। ये जो आपने तुरंत जोर से और सांस छोड़ा, एक्स्ट्रा, तुरंत एक्स्ट्रा वाला, फोर्सफुल, इसे क्या बोलोगे? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये वाली बात समझ आई? जो एक्स्ट्रा सांस अंदर खींचे थे वो था इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और जो ये जबरदस्ती का सांस आपने बाहर छोड़ा, ये क्या होगा? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। वो था 2000 से 3000, और ये कितना होगा? 1000 से 1100। टाइडल वॉल्यूम कितना था? 500। IRV कितना था? 2 से 3000। और ERV कितना होगा? 1000 से 1100। वेरी गुड। नाउ डेड स्पेस। अच्छा, डेड स्पेस क्या होता है? नाक से लेके हमारे यहां पाइप तक, यहां पे रास्ते में कुछ ना कुछ गैस तो अंदर फंसा ही होगा अभी भी। क्या वो गैस हम यूज कर पाएंगे कभी भी? अच्छा हाँ, सांस लोगे वो यहां पर आ जाएगा, फिर यूज कर लोगे, पर वापस तो कुछ तो फंस जाएगा ना यहाँ पे। जैसे घर में टाकी है और नल है, नल खोलो पानी आएगा, नल बंद करो, तो टाकी से लेके नल तक के बीच का जो पाइप वाला हिस्सा है, उसमें कुछ ना कुछ पानी तो हमेशा फंसा रहेगा, जिंदगी भर फंसा रहेगा। आप नल खोलोगे वो पानी निकल जाएगा, लेकिन तुरंत वापस कोई और पानी फंस जाएगा। क्या उतने पाइप के पार्ट के पानी को कभी भी यूज कर पाओगे? मैं पानी को, पानी यूज कर लोगे वो, लेकिन बार बार उसमें वापस कुछ ना कुछ तो फंस जाएगा ना। उस हिस्से के पाइप के पानी को यूज कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। उस हिस्से को क्या बोलोगे? डेड स्पेस। मतलब ये ऐसा हिस्सा है जहां पे मेरा पानी तो फंसा है, लेकिन मैं उस पानी को यूज नहीं कर पाऊंगा। उसी तरह हमारा गैस होता है, यहां से लेके यहां तक का जो पाइप है, इसमें जो गैस फंसा है उसको हम यूज नहीं कर पाते, तो उस गैस को क्या बोलोगे? डेड स्पेस। आई बात समझ में? कितना होगा? 150। क्लियर है सभी को? लास्ट है आपके पास रेसिडुअल वॉल्यूम। देखो रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होगा? द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर मैक्सिमम एक्सपिरेशन। मतलब आप जोर से सांस बाहर छोड़ो, जोर से ताकत लगा के जोर से सांस बाहर छोड़ो, अब जो बच गया, अब जो बच गया अंदर, अभी भी कुछ बच जाएगा, जो बच गया उस बचे कुचे को क्या बोलोगे? रेसिडुअल वॉल्यूम। समझा? रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होगा? जोर से सांस बाहर छोड़ने के बाद, नाक से जोर से सांस बाहर छोड़ने के बाद जो बच जाएगा उसे क्या बोलोगे? रेसिडुअल वॉल्यूम। कितना आएगा रेसिडुअल वॉल्यूम? 1100 से 1200। समझा? रेसिडुअल वॉल्यूम कितना आएगा? 1100 से 1200। क्लियर हो गई ये वाली बात? एक बार फटाफट रिकॉल करते हैं, आ जाओ। टाइडल वॉल्यूम कितना होगा? 500।
IRV कितना होगा 2 से 3000, ERV कितना होगा 1000 से 1100, एनाटॉमिकल डेड स्पेस कितना होगा, अच्छा आपके बुक में खाली डेड स्पेस दिया, उसका पूरा नाम होता है एनाटॉमिकल डेड स्पेस, ये कितना होगा 150, और लास्ट में रवि कितना होगा रेसिडुअल वॉल्यूम 1100 से 1200। अब लास्ट में हमारे पास दो कैपेसिटी आ जाओ, इसको भी कर लेते हैं। पहला आपको दिया है टोटल लंग कैपेसिटी, दुनिया जहान की ताकत लगा के सांस लो और दिखाओ कि कितना आप यहां पे गैस को होल्ड कर सकते हो, कितना गैस आप टोटल ले सकते हो, ये होगी आपके टोटल लंग की कैपेसिटी। जोर से ये जो है ना अंदर भी जमा हुआ, जितना गैस जमा हुआ, ये आपके लंग की टोटल कैपेसिटी है, तो यही होगा टोटल लंग कैपेसिटी। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन लंग्स होल्ड आफ्टर अ मैक्सिमम फोर्सफुल इंस्पिरेशन। नॉर्मली थोड़ी ना ऐसे करके थोड़ा कैपेसिटी पता चलेगी, तो जोर से ना इतना तेजी मतलब ना बाजू अंदर आ जाए, इससे क्या बोलोगे 5200 टू 5800 ml होगा, कितना होगा 52 टू 5800 ml होगा। ये वाली बात समझ आई। लास्ट वाली बात करो, वाइटल कैपेसिटी। देखो वाइटल कैपेसिटी क्या होगा, वाइटल कैपेसिटी क्या होगा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी ब्रीथ आउट आफ्टर अ फोर्सफुल मैक्सिमम इंस्पिरेशन, मतलब आप पहले जोर से सांस अंदर लो फिर जोर से सांस बाहर छोड़ो, ये होगा आपका वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी का मतलब क्या है, पहले जोर से अंदर लो सांस और फिर जोर से बाहर छोड़ो, ये आपका वाइटल कैपेसिटी होगा, कितना होगा 41 टू 4600 ml। समझा ये वाला, पढ़ लो एक बार फटाफट। सुनो, चलो स्टार्ट करें नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, उल्टा चल रहे हैं हम लोग चैप्टर में। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास रेस्पिरेटरी एक्सचेंज सरफेस, मतलब वो कौन सा हिस्सा है, वो कौन सा सरफेस है जहां पे गैस एक्सचेंज होता है बॉडी के साथ। तो टॉपिक है हमारे पास, दोनों सच्चे मन से दोनों मिलेगा। तो टॉपिक है हमारे पास रेस्पिरेटरी एक्सचेंज सरफेस, आ जाओ ध्यान से सुनना। ये आपका एल्वेलाई है, बराबर है, हाँ वो एक ही बात है, ये आपका एल्वेलाई है, ठीक है। एल्वेलाई सेल से बनेगा, ये देखो, मजा आ रहा है ना। तो ये सेल से बनेगा, क्या ये आपका एल्वेलाई, ये आपका एल्वेलाई है, और एल्वेलाई, एल्वेलाई जिस सेल से बना है वो सेल कौन सा है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। कौन से सेल से बना है, ये बीच बीच में इसको हो क्या जाता है, अरे तो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है। इसमें गैस है, ये गैस का एक्सचेंज किसके साथ होता है, ब्लड के साथ, खून के साथ इसका लेना देना होता है। तो यहां पे मैं ब्लड वेसल बना देता हूं,
ये ब्लड वेसल हो गया। अच्छा, दोनों के बीच में ना एक मेम्ब्रेन होता है, देखो ऐसे, दोनों के बीच में एक पतला सा मेम्ब्रेन है, बस हो गया खत्म। अब देखो, पहला तो आपका एल्वेोलाई है, दूसरा बीच में एक मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन को क्या बोलोगे? इसे बोलोगे बेसमेंट, इसे बोलोगे बेसमेंट मेम्ब्रेन। कौन सा मेम्ब्रेन है ये? बेसमेंट मेम्ब्रेन। और नीचे आपका ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल भी सेल से बना है, ब्लड वेसल भी सेल से बना है। ये देखो, ये भी सेल से बना है। ये कौन से सेल से बना है? तो ये जिस सेल से बना है उस सेल को बोलोगे एंडोथेलियल सेल। ये कौन से सेल से बना है? एंडोथेलियल सेल। मार मार के दोनों को भूत बना दूंगा। हाँ, तुम दोनों को ही बोल रहा हूं। हाँ, तो ये कौन से सेल से बना है? एंडोथेलियल सेल से बना है, बराबर है। अगर किसी भी गैस को पार करना हो, लाइक यहां पर ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन को आना पड़े खून में, या कार्बन को जाना पड़े एल्वेलाई में, तो कितने लेयर को उन्हें पार करना पड़ेगा? 3 लेयर को। इन तीनों लेयर को एक साथ में क्या बोलोगे? रेस्पिरेटरी एक्सचेंज सरफेस, वो सरफेस जिसके थ्रू रेस्पिरेशन का एक्सचेंज होता है। कौन सा वो 3 सरफेस है? तो पहला तो एल्वेलाई, कौन से सेल से बना है? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। दूसरा एक पतला सा मेम्ब्रेन जिसको बोलो बेसमेंट मेम्ब्रेन। और तीसरा ब्लड वेसल, जो कि किससे बना है? एंडोथेलियल सेल से। ये वाली बात समझ आई? क्लियर है ये बात? तो ये 4 मार्क्स में पूछता है, आपको यही बना के लिखना पड़ता है। अब अगली बात सुनो, कोई भी गैस ट्रांसपोर्ट क्यों होता है या कब होता है? तो गैस का ट्रांसपोर्ट हमेशा प्रेशर डिफरेंस की वजह से होता है, ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ, फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। ध्यान से सुनना, देखो बात करेंगे हम पहले कार्बन की। कार्बन का प्रेशर एक जगह होता है 45 और एक जगह पर होता है 40। तो 45 से किसकी तरफ जाएगा? 40 की तरफ जाएगा, हाई टू लो। अब मुझे बताओ कार्बन कहां से कहां जाता है? खून से एल्वेलाई की एल्वेलाई से खून? खून से एल्वेलाई। तो बताओ खून में कितना होगा, 45 की 40? और यहां पर कितना होगा? आगे आपको यही मैं पूरा अच्छे से बताता तो नहीं समझता, ऐसे तुरंत समझ गया, समझा? ब्लड में कार्बन का प्रेशर कितना होगा? 45। और एल्वेलाई में कितना होगा? 40। इसलिए कार्बन कहां से कहां जाएगा? ब्लड टू एल्वेलाई। सेकंड, अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के भी 2 वैल्यूज होते हैं, एक होता है 104 और एक होगा 40। मुझे बताओ 104 कहां पर होगा, एल्वेलाई में कि ब्लड में? एल्वेलाई में। यहां पर होगा 104 और यहां पर कितना होगा? 40। तो ज्यादा से कम की तरफ, मतलब एल्वेलाई टू ब्लड। आई बात समझ में? ये ब्लड वेसल का नाम क्या होता है? इस ब्लड वेसल का नाम होता है पल्मोनरी वेसल्स, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। क्लियर हो गई ये बात? देख लो, इसको भी हो गया। फटाक से अपने बुक से पढ़ लो, कोई भी डाउट है तो पूछ लो। आज चैप्टर खत्म कर देंगे, हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं ब्रीदिंग की। सबसे पहली बात, ब्रीदिंग किसके बीच में होता है? तो ब्रीदिंग हम किसके साथ कर रहे हैं? एटमॉस्फेयर और लंग्स के साथ। गैस लोगे तो आपके लंग्स में आएगा, गैस छोड़ोगे तो एटमॉस्फेयर में आएगा। कहां से लोगे? लंग, एटमॉस्फेयर टू लंग्स। अगर आप इंस्पिरेशन कर रहे हो तो एटमॉस्फेयर टू लंग, अगर आप एक्सपिरेशन कर रहे हो तो लंग्स टू एटमॉस्फेयर। ये ब्रीदिंग होता है। ब्रीदिंग में 2 प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन, या इनहलेशन, एक्सलेशन। ये वाली बात समझ आई? अच्छा, आपके कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं ब्रीदिंग में? ब्रीदिंग में कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं? देखो कुछ पार्ट्स हैं जैसे कि रिबकेज, रिबकेज ये आपकी सीने की हड्डी, इसको रिबकेज बोलते हैं। नेक्स्ट स्टर्नम, ये बीच में होता है ना खड्डा टाइप, यहाँ पर ये आपका स्टर्नम होता है। नेक्स्ट डायफ्राम, यहाँ पे जस्ट नीचे यहाँ पर होता है, यहाँ पे जस्ट आपके फेफड़े के नीचे होता है डायफ्राम। क्लियर है बात? नहीं मिलेगा, घर पे चेक करना, डायफ्राम। नेक्स्ट आईसीएम, आईसीएम क्या होता है? आईसीएम का मतलब होता है इंटरकोस्टल मसल। मतलब देखो, ये एक हड्डी दिख रही है, ये एक हड्डी दिख रही है,
तो दो हड्डी के बीच में ना मसल लगा होता है, खड्डा नहीं होता है वहां पे कि आप हाथ डाले तो हाथ टच हो रहा है, ओहो गुलू गुलू, नहीं, नहीं जाएगा उंगली, क्यों? क्योंकि वहां पे मसल है, बराबर है। दो हड्डी के बीच में क्या होता है? मसल। इस मसल को ही क्या बोलोगे? इंटरकोस्टल मसल। क्या ये वाली बात समझ आई? इस मसल को क्या बोलोगे? इंटरकोस्टल मसल। ओके। अच्छा, इंटरकोस्टल मसल दो होते हैं, एक बाहर के साइड से होते हैं, एक अंदर के साइड से होते हैं। बाहर वाले को बोलोगे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और अंदर वाले को बोलोगे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। देखो, जैसे एक पेन दो, बहुत बड़ा पेन है। जैसे ये एक हड्डी है सीने की, ये एक हड्डी है। अब क्या करना है आपको? सिंपली दो हड्डियों के बीच में आपके पास क्या है? ये रुमाल क्या है बीच में? हैंकरचीफ, आपका ये मसल है आपका, बराबर है। एक मसल ऐसा बाहर के साइड से होगा और एक मसल यहां पर अंदर के साइड से होगा। तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, ये वाली बात समझ आई? एक मसल बाहर के साइड से होगा, दो हड्डी के बीच में, दो हड्डी है, एक बाहर मसल है और एक अंदर से मसल है। बाहर वाले मसल को क्या बोलोगे? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, अंदर वाले को बोलोगे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। यहां तक पहुंच गए? ओके, अब ध्यान से सुनना। अब होगा क्या? आ जाओ, अब समझते हैं, खत्म। तो हमारे पास दो प्रोसेस है। एक प्रोसेस को आप कह रहे हो इंस्पिरेशन और एक प्रोसेस को आप कह रहे हो एक्सपिरेशन। सुनना, अच्छा प्रोसेस क्या इन्वॉल्व होता है? देखो होता कैसे, देखो बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप यहां पे याद रखो रिब केज, यहां पे याद रखना इंटर कोस्टल मसल। कौन सा वाला? एक्सटर्नल। कौन सा वाला? एक्सटर्नल, बाहर वाला। और लास्ट में क्या ले लो? डायफ्राम। चलो बस खत्म है। अब ये देखो, तो इंस्पिरेशन के दौरान इनमें क्या बदलाव होगा, एक्सपिरेशन के दौरान उनमें क्या बदलाव होगा, समझो। देखो इंस्पिरेशन के टाइम पे क्या याद रखना है आपको? यूएफओ। क्या याद रखना है? यूएफओ। यूएफओ का मतलब क्या होगा? यू एफ ओ। यू का मतलब होगा अपवर्ड, एफ का मतलब होगा फॉरवर्ड और ओ का मतलब क्या होगा? आउटवर्ड। मतलब आपका जो रिब केज है ना, सीने की हड्डी, ये अपवर्ड आएगी, फॉरवर्ड आएगी और आउटवर्ड आएगी। ये वाली बात क्लियर है? उस समय इंटरकोस्टल मसल क्या करेगा? बाहर वाला कॉन्ट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जैसे जैसे अगर मुझे इसको फुगाना है तो मैं इसको पास लेकर आऊं कि और खींच दूं? पास लेके आऊंगा ना, देखो स्पेस बना तो स्पेस में फूलेगा ये। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हुआ कि रिलैक्सेशन? कॉन्ट्रैक्शन। तो इंटरकोस्टल मसल क्या करेगा यहाँ पर? कॉन्ट्रैक्ट। क्या ये वाली बात समझ आई? तो यहां पर इंटरकोस्टल मसल ने क्या किया? इसने किया कॉन्ट्रैक्शन। और जो आपका नीचे डायफ्राम है, जो कि गुम्मद शेप का, ये डायफ्राम ये नीचे बैठ जाएगा, लाइक फ्लैट हो जाएगा। फ्लैट हो जाएगा तो जगह बनेगी ना यहाँ पे, तो आपका लंग्स फैलेगा यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा? डायफ्राम आपका फ्लैट। ये सब होने की वजह से बताओ लंग्स के अंदर का जगह बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा? वॉल्यूम बढ़ेगा, कम होगा? वॉल्यूम बढ़ेगा। अच्छा वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर क्या हो गया? कम। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, आपको पता है। तो अगर आपके लंग्स का वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये वाली बात क्लियर है? अच्छा लंग्स में प्रेशर कम हो गया ना, बाहर तो मतलब प्रेशर ज्यादा है। तो बाहर प्रेशर ज्यादा है, अंदर हो गया प्रेशर कम। तो बताओ गैस का ट्रांसपोर्ट कहां से कहां होगा? बाहर से अंदर। क्या ये वाली बात समझ आई? ये हुआ इंस्पिरेशन। वापस सुनो, आपका थोरैसिक केज एक्सपांड हुआ, आपका एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आपका डायफ्राम नीचे फ्लैट हो गया। तो वॉल्यूम क्या हो गया? आपके लंग्स का बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ा तो क्या कम हुआ? प्रेशर। अंदर प्रेशर कम हो गया, तो मतलब बाहर प्रेशर उसके मुकाबले क्या है? ज्यादा ही है।
तो बाहर से गैस कहां पर आएगा, अंदर। आई बात समझ में? तो ये हुआ इंस्पिरेशन। अब इन सब का उल्टा कर दो, ये हो जाएगा एक्सपिरेशन। क्या करना है, अपवर्ड का बैकवर्ड, फॉरवर्ड का सॉरी अपवर्ड का डाउनवर्ड, फॉरवर्ड का बैकवर्ड और आउटवर्ड का इनवर्ड। यहां पे कॉन्ट्रेक्शन है, यहां पे क्या हो जाएगा, रिलैक्सेशन। यहां पे फ्लैट हुआ था तो वापस क्या हो जाएगा, डोम, डोम शेप। ये वाली बात समझ आई? ठीक है। तो आपके लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा ही कम होगा, इस केस में कम होगा, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर अंदर प्रेशर बढ़ गया मतलब बाहर प्रेशर क्या है, कम, तो बाहर अंदर से बाहर। तो ये हुआ आपका एक्सपिरेशन। समझ आई ये वाली बात? तो बस सिंपली यही था। जो गैस का ट्रांसपोर्ट होगा वो क्यों होगा, ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। जब एक तरफ प्रेशर ज्यादा होता है एक तरफ कम होता है, जब कोई चीज एक तरफ ज्यादा होती है एक तरफ कम होती है, इसको बोलते हैं ग्रेडियंट। इसको क्या बोलोगे, ग्रेडियंट। तो यहां पर क्या क्रिएट हुआ, प्रेशर ग्रेडियंट। एक तरफ ज्यादा प्रेशर एक तरफ कम प्रेशर, तो प्रेशर आपका गैस कहां ट्रांसपोर्ट हो रहा है, हाई टू लो। क्लियर हुई ये वाली बात? पढ़ लो। सर ध्यान से सुनना। तो अब कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको ऑलरेडी पता है, फटाफट खत्म करते हैं। अच्छा, रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहला पार्ट कौन सा होता है आपके पास, नोज। नोज होता है, बराबर है। तो हम बात करेंगे नोज की, नोज, ठीक है। अब हम बात करेंगे नोज की, ध्यान से सुनना। नोज में तीन पार्ट होते हैं, नोज में तीन पार्ट होते हैं। आप सिंपली याद रखो, ब्रो नहीं व्रो, VRO व्रो। वी का मतलब क्या होगा, वेस्टिब्यूल। आर का मतलब होगा रेस्पिरेटरी पार्ट और ओ का मतलब होगा ऑल्फैक्टरी पार्ट। ये देखो, आपके नाक में तीन पार्ट होते हैं, वेस्टिब्यूल, रेस्पिरेटरी पार्ट और ऑल्फैक्टरी पार्ट। ठीक है अब तो देख ही लिए हो। तो वेस्टिब्यूल, रेस्पिरेटरी पार्ट और ऑल्फैक्टरी पार्ट। अच्छा वेस्टिब्यूल क्या होता है, अच्छा वेस्टिब्यूल वो पार्ट होता है जहां पे बाल होता है नाक में। क्या करता है वो, कोई भी कचरा हो, कोई भी डस्ट पार्टिकल हो, कोई भी फॉरेन डेब्रिस, उसको पकड़ लेता है, अंदर जाने नहीं देता। आई बात समझ में? तो जो भी गंदगी होती है उसको बाहर ही फंसाने का काम किसका होता है, वेस्टिब्यूल का। लाइक तेज हवा आ रही है, सामने से गाड़ी उड़ती उड़ती आ गई, नाक में न चले जाए, तो वहां पे बाल रहेगा वो फंसा लेगा उसको, तो वेस्टिब्यूल। दूसरा पार्ट है रेस्पिरेटरी पार्ट। रेस्पिरेटरी पार्ट क्या करेगा, ध्यान से सुनना। रेस्पिरेटरी पार्ट क्या करेगा, देखो, आपके लंग्स को ना एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की गैस चाहिए होती है, हवा चाहिए होती है। ज्यादा गर्म भी नहीं चलेगा, ज्यादा ठंडा भी नहीं चलेगा। तो जब आप कोई ज्यादा गर्म हवा ले रहे हो या ज्यादा ठंडी हवा ले रहे हो, तो उसका टेम्परेचर नॉर्मल पे लेकर आता है कौन, आपका रेस्पिरेटरी पार्ट। गर्म को थोड़ा ठंडा कर देगा, ठंडे को थोड़ा सा गर्म कर देगा। लास्ट से आपके पास ऑल्फैक्टरी पार्ट। ये जो आप स्मेल करते हो, अच्छा बुरा जो भी है आपका, ओहो कितनी अच्छी स्मेल, अच्छी भक, तो ये जो स्मेल कर रहे हो ये कौन सा पार्ट कर रहा है आपका, ऑल्फैक्टरी पार्ट। ऑल्फैक्टरी पार्ट आपको पहचानने में हेल्प करता है कि आपने क्या स्मेल किया, डिटेक्शन ऑफ स्मेल। तो तीनों पार्ट का काम समझ आया। वेस्टिब्यूल क्या कर रहा है, कचरे को बाहर रख रहा है। रेस्पिरेटरी क्या कर रहा है, गर्म ठंडा और हवा को हल्का सा गीला कर रहा है, जिससे आपके लंग्स में इजिली अंदर जाए, वरना रूखा रूखा ना फील हो। तो कंडेंस करेगा, मॉइस्चराइज करेगा। और थर्ड है आपके पास ऑल्फैक्टरी पार्ट, जो कि स्मेल करने में हेल्प करेगा। अब नाक का जो अंदर स्पेस होता है उसको बोलते हैं नेजल कैविटी। नेजल कैविटी को दो पार्ट में डिवाइड किया, देखो ये वाला और ये वाला, लेफ्ट और राइट। किसने डिवाइड किया, तो ये बीच में आपको दिख रहा होगा, ये बीच में, इस बीच वाले पार्ट को क्या बोलते हो, कार्टिलेज है वो। और उसका नाम क्या है आपका, मेसेथमोइड कार्टिलेज। कौन सा कार्टिलेज है बीच में, ये मेसेथमोइड कार्टिलेज। उसने आपकी नाक को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। बस इतना ही था, देख लो। मेसेथमोइड कार्टिलेज, वेस्टिब्यूल, रेस्पिरेटरी पार्ट और ऑल्फैक्टरी पार्ट। फटाक से एक बार देखो, आगे चलते हैं। बुक में देखो, बुक में। पढ़ाई लिखाई करो, दहेज ज्यादा लग जाएगा। चलो ध्यान से सुनना सभी लोग आगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास फेरिंग्स।
अगला टॉपिक है हमारे पास फेरिंग्स। देखो फेरिंग्स क्या होता है। ये देखो, ये आपका नोज है, ये आपका माउथ है। नोज से अंदर जाओगे तो ये जो खाली जगह दिख रही है यहाँ पे, ये वाली नोज के अंदर ये जो आपको खाली जगह दिख रही है गाइज, ये जो खाली जगह दिख रही है इसको क्या बोलोगे? नेजल कैविटी। उसको बोलोगे नेजल कैविटी। और यहाँ पे मुंह में आपको जो ये दिख रहा है, हटना, माउथ में बारिश आ गया वैसे परेशान करेंगे। ये जो माउथ में आपको खाली जगह दिख रही है कौन सी कैविटी है? ओरल कैविटी। ओरल कैविटी, नेजल कैविटी। तो ये आपका नेजल कैविटी है और ये आपका ओरल कैविटी है। ये वाली बात समझ आई? ओके। जब नेजल कैविटी से अंदर आओगे तो इस पॉइंट पे आओगे, जब ओरल कैविटी से अंदर आओगे तो इस पॉइंट पे आओगे, बराबर है। ये जो पूरा पार्ट है, ये जो पूरा पार्ट है ये वाला, इस पूरे पार्ट को आप बोलोगे फेरिंग्स। ये जो पूरा पार्ट है यहां से, वो कौन सा पार्ट है? फेरिंग्स। आप नाक के पाइप से अंदर आओगे तो यहां पर आओगे, यहाँ पे, यहाँ पर। मुंह के पाइप से आओगे तो यहां पर आओगे। तो ये पार्ट जहां पे नाक का पाइप खुला उसे बोलोगे नेजल कैविटी, जहां पे मुंह का पाइप खुला वहां पे बोलोगे ओरल कैविटी। और वो दोनों कैविटी जो एक पाइप में खुली, इस पाइप को क्या बोलोगे? फेरिंग्स। तो फेरिंग्स में खाना भी आ रहा है, फेरिंग्स में पानी भी आ रहा है और फेरिंग्स में गैस भी आ रहा है। ये वाली बात समझ आई? अब नीचे आओगे तो ये नीचे वाले पार्ट को, ये वाले पार्ट को बोलते हो लैरिंग्स। लैरिंग्स से हम आवाज निकालते हैं, जो आवाज हम बोल रहे हैं ना, बात कर रहे हैं यहां से, ये आपके लैरिंग्स से हो रहा है। तो क्या लैरिंग्स में आपका खाना पानी जा रहा होगा? नहीं जा रहा है। खाना जा रहा है, पता नहीं कैसे कैसे आवाज आएंगे वहां पे। तो मतलब ये पाइप यहीं से डिवाइड हो जा रहा है ऐसे, खाना यहां पे चला जा रहा है और हवा यहां पे जा रही है। हवे वाले पाइप में, जिसको आप विंड पाइप बोलते हो, उसमें खाना पीना थोड़ी ना जा रहा है। अच्छा लगेगा आपके फेफड़े में दाल चावल भरा है? दाल चावल तो आपके पेट में जा रहा है फूड पाइप के थ्रू, जिसको ओइसोफेगस बोलते हो। ये वाली बात समझ आई? तो कैसे हमारा खाना इतना पढ़ा लिखा नहीं है कि आप खा रहे हो, समोसा खा रहे हो, सुन, फूड पाइप में जाना, विंड में मत जाना, इधर आगे से लेफ्ट मार लेना, जाएगा क्या यहाँ पे? ऐसे नहीं होता, बराबर है। तो ध्यान से सुनना। अब देखो, सुनो, ये जो ओपनिंग दिख रही है ये वाली, ये ओपनिंग से आपका फूड पाइप होगा। और ये जो ओपनिंग हो रही है ये, इससे आपका विंड पाइप होगा। जो फूड पाइप वाली ओपनिंग होती है इसको बोलोगे गुल्लेट, और जो विंड पाइप की ओपनिंग होती है उसको बोलते हो ग्लॉटिस। तो क्या करना है अपने को, जब आप कुछ भी निकलो, अपने को खाली ग्लॉटिस को बंद कर देना है, जिससे खाना अपने आप किस में चला जाए? गुल्लेट में चला जाए। तो बंद करने के लिए हमने ऊपर लगा दिया एक ढक्कन, एक ढक्कन लगाया, देखो कार्टिलेज का ढक्कन लगाया ऊपर यहां पर, ये फ्लैप लगा दिया। इस फ्लैप को क्या बोलोगे? एपीग्लॉटिस। ये आपका एपीग्लॉटिस। ग्लॉटिस के ऊपर आप एक ढक्कन लगाओगे, जैसे ही निकलोगे कुछ भी अपने आप बंद हो जाएगा। तो जैसे ये बंद हो गया तो खाना ऑटोमेटिकली कहां जाएगा? आपके गुल्लेट में जाएगा, मतलब फूड पाइप में जाएगा। आई बात समझ में? हो गया खत्म। वापस सुनो, हम पढ़ रहे हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स के 3 हिस्से होते हैं। जहां पे नाक का पाइप खुलता है वो नेजोफेरिंग्स, जहां पे मुंह का पाइप खुलता है वो ओरोफेरिंग्स, और फेरिंग्स का वो हिस्सा जो लैरिंग्स के पास में हो उसको बोलोगे लेरिंगोफेरिंग्स। तो फेरिंग्स के 3 पार्ट हुए, नेजो, ओरो और लेरिंगो। फेरिंग्स एक ऐसा हिस्सा है जहां पे खाना पानी हवा तीनों पार्ट आता है, वहां पे तीनों चीजें जाती है वहां पे, और वहीं से वो डिवाइड होता है। खाना पानी आपका फूड पाइप में चला जाएगा और जो आपका हवा है वो विंड पाइप में चला जाएगा। जो विंड पाइप का ओपनिंग है उसको क्या बोलोगे? ग्लॉटिस। जो खाने का ओपनिंग है उसको क्या बोलोगे? गुल्लेट। ग्लॉटिस को कवर करने के लिए आपने ढक्कन लगाया, उस ढक्कन को क्या बोलोगे? एपिग्लॉटिस। क्लियर हुई ये वाली बात? पढ़ ले एक बार अब। चलो नेक्स्ट टॉपिक इज योर लैरिंग्स। देखो बहुत ही आसान है, ध्यान से सुनना। क्या? सुनो, अच्छा लैरिंग्स क्या होता है? ये जो ऑर्गन है ना आपका यहाँ पे, ये उठा हुआ हल्का सा, इसको आप लैरिंग्स बोलते हो। इसी से आवाज आती है। अरे देखो आवाज जो आ रही है ना, इसी से आती है। हाँ हाँ, अब मजा आ गया। अब सुनो,
इसी का एक और नाम होता है, इसी को बोलते हैं एडम्स एप्पल। इसी का दूसरा नाम क्या होता है? एडम्स एप्पल। अच्छा, आपका लैरिंग्स के अंदर क्या होगा ना, लैरिंग्स के अंदर ना फोल्ड्स होते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन के फोल्ड्स होते हैं, बलगम के फोल्ड होते हैं, म्यूकस में तो कड़क वाला होता है उसके फोल्ड्स होते हैं। इन फोल्ड्स को आप बोलते हो वोकल कॉर्ड। जब वोकल कॉर्ड में हल्का सा भी मूवमेंट होगा तो क्या प्रोड्यूस होगा? साउंड। और ये मूवमेंट क्यों होगा वोकल कॉर्ड में? ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ योर टंग, माउथ, टीथ। जब आपकी जुबान हिलती है, दांत हिलता है या मुंह हिलेगा तो यहां पर आवाज आती है। देखो जब हम बोलते हैं ये हिल रहा है ना, इसके हिलने की वजह से ये हिलेगा, और जब ये हिलेगा तो आवाज आएगी। ये वाली बात समझ आई? गुंगों में यही प्रॉपर नहीं होता। गुंगों में यही प्रॉपर नहीं होता, इसलिए लोग बोल नहीं पाते हैं, और बोलते तो क्लियर नहीं बोल पाते, जब चिल्लाते खाली। आ जाओ, सुनो। इट इज ऑल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स, क्योंकि यहां से आवाज आ रही है। इट इज अ पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट विच कंटेन द वोकल कॉर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग साउंड। यहां पर क्या मिलेगा आपको? वोकल कॉर्ड। नाउ द लैरिक्स एक्सटेंड फ्रॉम द लैरिंगोफेरिंक्स एंड द हायोइड बोन टू द ट्रैकिया। अच्छा, यहाँ पे एक बोन होता है यू शेप, उस यू शेप बोन को क्या बोलोगे? हायोइड बोन। वहां से आपका लैरिंग्स चालू हो रहा है और यहाँ नीचे यहाँ पे यहाँ तक ये पार्ट है ट्रैकिया। ये पार्ट है ट्रैकिया, जहां पे आपको यहाँ पे हड्डी फील होने लगे गोल गोल, ये पार्ट है आपका ट्रैकिया। बराबर है? यही दबाने पे इंसान मरता है, ये विंड पाइप है। हल्का सा भी दबाव, देखो यहाँ पेन होता है, यही आपका ट्रैकिया। नाउ नाउ it is a hollow tubular structure. Its wall is made up of cartilaginous plate held by membranes and muscle. Internally it is lined by elastic vocal cord. यहाँ पे क्या मिलेगा? elastic vocal cord, और इसी के मूवमेंट से क्या प्रोड्यूस होता है? साउंड। ओके, वॉइस इज प्रोड्यूस्ड बाय द पैसेज ऑफ एयर इन बिटवीन द vocal cord and the modulation created by tongue, teeth and your lips and nasal cavity. The larynx open into laryngopharynx through a slit like opening called glottis. वही बोला, glottis और epiglottis। पता है ना आपको glottis क्या है? वो ओपनिंग, और उस ओपनिंग को बंद करने के लिए कौन है? एपिग्लॉटिस। बस पढ़ लो, ये भी हो गया। बस एक टॉपिक और टॉपिक खत्म, चैप्टर खत्म। अगली बार करेंगे मतलब फर्स्ट चैप्टर, आज नहीं करेंगे, आज इतना ही करने वाले हैं। चलो सुनो, क्या चिल्लाने का कंपटीशन कर रहे हो क्या? ज्यादा जोर से कौन चिल्लाएगा? चलो यहाँ पे सुनो ध्यान से सभी लोग। अगला टॉपिक है ट्रैकिया। ट्रैकिया का दूसरा नाम क्या होता है? विंड पाइप, क्योंकि वहां से हवा जाती है। ट्रैकिया का लेंथ होता है 10 से 12 सेंटीमीटर। यहाँ पर यहाँ से चालू हो रहा है, नीचे तक जाएगा यहाँ तक, फिर यहाँ से डिवाइड हो जाएगा। ट्रैकिया का लेंथ होगा 10 से 12 सेंटीमीटर, यहाँ से काउंट कर लो कितना आएगा। उसके बाद सुनो, ये इन द फ्रंट ऑफ ओइसोफेगस होगा। ओइसोफेगस जस्ट सामने होगा। ओइसोफेगस क्या है? फूड पाइप, उसके जस्ट सामने होगा। नेक्स्ट, कहां पहुंच गए? जिराफ हो गया? ओके, अब सुनो, आपके ट्रैकिया में ना ऐसे सी शेप के कार्टिलेज होते हैं, ऐसे सी शेप। ओके, तो उसमें ना ऐसे सी शेप के कार्टिलेज होते हैं। क्यों होते हैं? जिससे जब आप सांस बाहर छोड़ो ना तो आपका गला ऐसे पचक ना जाए। जब एक बलून में से हवा बाहर निकलती है वो कैसे कोलैप्स कर जाता है, तो आप सांस बाहर छोड़ने पे ऐसा पचक जना जाए, आप ऐसे सुमड़ी बन के ऐसे घूम रहे पतला सा, इसीलिए वहां पे क्या होता है? सी शेप के कार्टिलेज होते हैं कि उतने पे तो रुक जाए आपका गला, शेप मेंटेन रहे। ठीक है? सो सो इट इज सपोर्टेड बाय सी शेप कार्टिलेज। कितना होगा? 16 to 20, अलग अलग नंबर हो सकता है। टू प्रिवेंट द कोलैप्सिंग ऑफ द ट्रैकिया, इट इज लाइंड बाय सिलेटेड एपिथेलियम। सुनो, अंदर यहां पर क्या होता है? सिलेटेड सूडो सर्टिफाइड एपिथेलियम। क्या होगा ये? तो छोटे छोटे सीलियास होते हैं, छोटे छोटे बाल टाइप होते हैं। सीलिया बाल नहीं होते, सीलिया बोलते हैं उनको, बाल जैसे होते हैं। क्या करते हैं वो? तो मान लो आप सांस ले रहे हो, कोई गंदगी आ जाए अंदर, कचरा आ जाए अंदर, तो आपको अचानक से वो खांसी आने लगती है, खौ 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 वो निकालने लगते हो आप। तो ये क्या हुआ यहाँ पे? ये कचरे को बाहर निकालने की कोशिश हुई है। कौन कर रहा है? सीलिया। समझ आया? ओके, सो देखो, प्रिवेंट द अनवांटेड पार्टिकल इनटू द लंग्स। नाउ नेक्स्ट इज ब्रोंकाई। ब्रोंकाई क्या होगा? जब आपका ट्रैकिया ऐसा डिवाइड हो जाएगा ना दो पार्ट में, उसको ब्रोंकाई बोलोगे। सुनो, trachea divide into right and the left primary bronchi and it reaches the middle of the thoracic cavity.
बीच में आएगा, यहां पर बीच में आके ऐसे डिवाइड हो जा रहा है। उसके बाद द ब्रोंकाई आर सपोर्टेड बाय सी शेप इनकम्प्लीट रिंग, यहां पे भी कार्टिलेज होगा सी शेप का। द प्राइमरी ब्रोंकाई फर्दर, अब देखो जो ब्रोंकाई डिवाइड हुआ उसको प्राइमरी बोलोगे, फिर डिवाइड होगा सेकेंडरी बोलोगे, फिर डिवाइड होगा टर्शरी बोलोगे। ये वाली बात समझ आई? ये देखो कुछ ऐसे, जैसे ये आपका ट्रैकिया आया और ये ऐसे डिवाइड हुआ, ये पहले हुआ डिवाइड तो इसको प्राइमरी बोलोगे, फिर डिवाइड हुआ सेकेंडरी बोलोगे, फिर डिवाइड हुआ टर्शरी बोलोगे, बराबर है? तो देखो प्राइमरी, ये सेकेंडरी और ये टर्शरी, फिर ऐसे डिवाइड होता है, इसको बोलते हैं टर्मिनल, टर्मिनल ब्रोंकियोल। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, टर्शरी प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, फिर जो डिवाइड होके बनेगा उसे क्या बोलोगे? टर्मिनल ब्रोंकियोल। आई बात समझ में? ब्रोंकाई 3 बार होगा और लास्ट वाला क्या होगा? ब्रोंकियोल, मतलब और पतला पाइप। ठीक है, और लास्ट में क्या आएगा टर्मिनल ब्रोंकियोल के बाद? एल्वेलाई। एल्वेलाई आपको पता है, बता चुका हूं। अब सुनो, अब हम बात करेंगे लंग्स की। लास्ट है लंग्स। सुनो, लंग्स आपका मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। लंग्स के ऊपर आपके कवर होता है, इस कवर को बोलते हैं प्लूरा। लंग्स के ऊपर जो कवर होता है उसको क्या बोलोगे? प्लूरा। क्लियर है? आ जाओ। वन पेयर ऑफ स्पॉन्जी एंड इलास्टिक लंग्स आर प्रेजेंट इन द thoracic cavity. Each lung is enclosed and protected by a double layer pleural membrane. बाहर वाले को बोलोगे पैराइटल और अंदर वाले को बोलोगे विसरल। जैसे आपका फेफड़ा है, फेफड़े पे 2 कवर है, बाहर वाले कवर को क्या बोलोगे? पैराइटल प्लूरा, अंदर वाले को क्या बोलोगे? विसरल प्लूरा। ओके, बिटवीन द 2 प्लूरा, दोनों